फ्रेंड्स, हम लोग पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने आइडियलिज्म है, पॉजिटिविज्म है, ऐसी बहुत सारी विचारधाराओं को देखा। अब आज हम लोग कार्यात्मकतावाद यानी कि फंक्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कार्यात्मकवाद क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, क्योंकि क्रिया शब्द की जो डेफिनेशन है वो बहुत सारी है। जो अलग अलग सोशल साइंसेज हैं, जो अलग अलग सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, उन्होंने क्रिया को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो जाहिर सी बात है, जब फंक्शन की बहुत सी डिफिनीशन है तो फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है, कार्यात्मकवाद का क्या मतलब है, इसके भी बहुत सारी डेफिनीशन होंगी। तो यानी कार्यात्मकवाद की कोई एक डेफिनीशन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का दृष्टिकोण है जो फंक्शनल लिंकेज की खोज करता है। अब देखिए, थोड़ी सी समझने की बात आती है। फंक्शनल लिंकेज मतलब क्या? मान लीजिए कि जो हमारी दुनिया है, चलिए भारत की बात कर लेते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, माइनिंग की इंडस्ट्री है, इसके साथ ही चलिए एनर्जी इंडस्ट्री ले लेते हैं। तो ये हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सभी क्या है, अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो अपने आप में एक तंत्र है। देखिए, तंत्र क्या है इसको भी बता देता हूं। जैसे शरीर एक हमारा तंत्र है, इस तंत्र में क्या है, आपका हार्ट है, किडनीज है, लीवर है, इस तरह से बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स हैं जिससे मिलके आपका बॉडी का पूरा सिस्टम बना है। और ये बॉडी कैसे काम करती है? देखिए, आप वैसे तो हार्ट को अलग दिखाया जा सकता है, माइंड को अलग दिखाया जा सकता है, लेकिन क्या हार्ट के बिना माइंड काम कर पाएगा या माइंड के बिना हार्ट काम कर पाएगा? यानी जितनी भी चीजें हैं सब आपस में इंटर रिलेटेड है। ये तंत्र, हमारी बॉडी का तंत्र चलता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी पार्ट्स हैं सिस्टम के वो सभी प्रॉपर तरीके से काम करें। माइंड भी काम करे और हार्ट भी काम करे, लंग्स भी काम करे, सारी चीजें काम करें। यही चीज यहाँ पर है। जो आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनिंग से संबंधित है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, एनर्जी माइनिंग भी संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी भी संबंधित है। अब देखिए, माइनिंग, अगर मान लीजिए माइनिंग से जो कोयला निकलता है उसके दाम महंगे हो जाएंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन भी महंगा हो जाएगा। इसका जो असर है वो मैन्युफैक्चरिंग पे भी पड़ेगा। तो यानी कि जो पूरा सिस्टम है इंटर रिलेटेड है, यानी इसके बीच में क्या है, लिंकेज है, जुड़ाव है। तो ये जो जुड़ाव है इसका खोज कौन करता है? फंक्शनलिज्म का सिद्धांत। तो फंक्शनली, अब देखिए आपको समझ में आएगा कि फंक्शनलिज्म क्या है। ये एक व्यू पॉइंट है, एक दृष्टिकोण है जो फंक्शनल लिंकेज की खोज करता है, जो क्रियात्मक संबंधों की खोज करता है। और अपनी इस खोज में ये सबसे ज्यादा जोर किस पे देता है? गोल्स के ऊपर। जैसे कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका गोल क्या है? जैसे कि प्रॉफिट कमाना या निर्यात बढ़ाना, ये सारे गोल हो गए। इसके साथ ही आवश्यकता के ऊपर कि इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए, जैसे कच्चा माल चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसके साथ ही लिंक्स के ऊपर जो रोल और एक्टर के बीच के लिंक है, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, रोल क्या होता है? जैसे अमिताभ बच्चन जी पीकू फिल्म में एक बूढ़े व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उनका रोल हो गया। और इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? खुद एक्टर अमिताभ बच्चन जी। तो यही चीज कही गई है कि जो इंडस्ट्री काम कर रही है, इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, एग्रीकल्चर और कोई भी सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो जो, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जो इंडस्ट्री काम कर रही है और खुद खुद इंडस्ट्री के बीच में किस तरह का लिंक है, ये समझाना, ये भी फंक्शनलिज्म का उद्देश्य है। तो आपके माइंड में सारी चीजें एक साथ आ जाएं, तो इसलिए मैं एक बार रिपीट करूंगा। देखिए, हम लोगों ने देखा कि फंक्शनलिज्म क्या करता है, फंक्शनल लिंकेज की खोज करता है, यानी क्रियात्मक संबंधों की खोज करता है। जैसे कि अलग अलग जो सिस्टम है उसके बीच में कैसे संबंध हैं। इसके साथ ही इस खोज के दौरान इसका जो जोर है वो रहता है आपके गोल्स के ऊपर, आपकी नीड्स के ऊपर। और इसके साथ ही जो रोल है और जो एक्टर है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है और जो कार्य करने वाला है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इसके ऊपर भी फंक्शनलिज्म ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें तो फंक्शनलिज्म कंसर्न्ड है फंक्शंस के साथ, यानी क्रियाओं के साथ। तो जो समाज में अलग अलग ऑक्यूपेशन है, जो समाज में अलग अलग व्यवसाय हैं, उस पर फंक्शनलिज्म का ध्यान केंद्रित है। और ये क्या करता है, समाज की जो क्रियाएं हैं उसका विश्लेषण करता है। देखिए, जाहिर सी बात है, सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो समाज की अलग अलग क्रियाएं हैं उसका विश्लेषण किया जाता है फंक्शनलिज्म के द्वारा।
तो अब देखिए ये जो पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म का, ये वर्ड को कैसे देखता है, ये कहता है कि वर्ड कैसे बना है डिफरेंशिएटेड और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम से। डिफरेंशिएटेड यानी देखिए सभी सिस्टम अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जो वर्ड है ये एक ऐसे सिस्टम की तरह काम करता है जो आपस में जुड़ा है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम हैं और सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे बॉडी का एग्जाम्पल दिया कि पूरी बॉडी अपने आप में जुड़ी है। तो पहली चीज ये क्या कहता है कि वर्ड क्या है, डिफरेंशिएटेड और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम से मिलकर बना है, यानी अंतर संबंधित तंत्रों से मिलकर के बना है। इसके साथ ही क्या है, ये तंत्र क्या है, रिपीट होता रहता है। देखिए जैसे एक मशीन है लगातार रिपीटेशन मोड पे एक ही काम करती है, वैसे ही कहा जा रहा है कि ये तंत्र भी रिपीट होता रहता है, वही काम लगातार करता रहता है। और इसीलिए आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, अगर गाड़ी का पहिया एक ही तरीके से घूमता है तो आप बता सकते हैं कि पहिया कैसे घूमेगा। उसी तरह से जब तंत्र लगातार उसी काम को रिपीटेशन मोड में कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंतिम बात जो यहां पर कही गई है कि एक तंत्र निरंतर काम करता कैसे रहता है, यानी जैसे हमारी बॉडी है तो ये निरंतर कैसे काम करती रहती है, उसी तरह से जो एक ये वर्ड में सिस्टम है ये निरंतर कैसे काम करता रहता है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, फॉर्म फंक्शन के रिलेशन के द्वारा। यानी कि जब जो आपकी कह लीजिए कि जो फंक्शनलिज्म की फिलॉसफी है, जो कार्यात्मकवाद है, ये फॉर्म फंक्शन के रिलेशन को जब एक्सप्लेन करता है तो इससे समझ में आ जाता है कि ये तंत्र लगातार काम इतने समय से कैसे कर रहा है। फॉर्म और फंक्शन क्या है आपको डाउट हो रहा होगा। देखिए फॉर्म क्या होता है, हमारी बॉडी क्या है, एक तरह की फॉर्म है, यानी एक स्ट्रक्चर है और संरचना है ये कह लीजिए। और हमारी बॉडी से जो हम काम करते हैं वो फंक्शन हो गया। तो संरचना और कार्य के बीच में क्या संबंध है, संरचना और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या करता है फंक्शनलिज्म। और इसके द्वारा ये बता पाता है कि एक सिस्टम निरंतर कार्य कैसे करता रहता है। फिर देखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनलिज्म आर एज अंडर, यानी कि जो फंक्शनलिज्म के सामान्य सिद्धांत हैं वो क्या है। पहली चीज कही गई, सोसाइटी शुड बी एग्जामिन्ड होलिस्टिकली इन एन इंटर रिलेटेड सिस्टम फ्रेमवर्क। यानी कि जब आप सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, सोसाइटी को एग्जामिन कर रहे हैं, तो संपूर्णता में इसका अध्ययन करिए, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग अध्ययन मत करिए, बल्कि इसको एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम मानिए, सभी पार्ट्स को एक दूसरे पर निर्भर मानिए और इसका एक संपूर्णता में अध्ययन करिए, एक इंटर रिलेटेड सिस्टम फ्रेमवर्क के रूप में अध्ययन करिए। कॉजेशन इज रेसिप्रोकल एंड इन मेनी इंस्टेंसेस मल्टीपल। तो देखिए किसी भी जो कोई भी घटना हो रही है उसके जो कॉज हैं वो आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि जो अलग अलग घटनाओं के कारण हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। जैसे कि जो भुखमरी है, इसके साथ ही जो अपराध है, इसके साथ ही जो आपकी गरीबी है, ये वैसे अगर आप कहें तो अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन सभी आपस में संबंधित हैं, सभी के कारण जो हैं आपस में संबंधित हैं। तो जो कॉजेशन है वो रेसिप्रोकल होता है और कई बार एक चीज के मल्टीपल कारण होते हैं। सोशल सिस्टम आर जनरली इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी एक क्रिटिसिज्म भी हुई है। इन्होंने देखिए क्या कह दिया कि जो सामाजिक तंत्र है पूरा का पूरा ये एक साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक इधर बोतल रखी है, एक इधर बोतल रखी है और बीच में मान लीजिए एक नली लगी है जिससे पानी ट्रांसफर हो सकता है। तो साम्यावस्था का मतलब क्या है कि दोनों में तल बराबर हो गया है पानी का और अब कोई पानी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो दोनों में साम्यावस्था आ गई। इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि जो हमारा सामाजिक तंत्र है उसके बीच में भी एक साम्यावस्था है जिसकी वजह से निरंतरता बनी रहती है, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है कि एक ही जैसे एक्शन को करता रहता है और एक साम्यावस्था बनी रहती है। इसकी आलोचना भी हुई जिसको आगे हम लोग देखेंगे। फंक्शनलिस्ट आर लेस इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी। तो जो फंक्शनलिस्ट हैं, जो कार्यात्मकतावाद को मानने वाले हैं, ये सोसाइटी के इतिहास में इतना ज़्यादा नहीं रुचि रखते हैं। इनका ज़्यादा कह लीजिए जो रुझान है वो सोशल इंटरेक्शन में है। सोशल इंटरेक्शन मतलब समाज जो है आपस में सामाजिक तंत्र कैसे क्रिया करते हैं, क्या सामाजिक तंत्रों के बीच में अंतर संबंध है, इसको समझने में फंक्शनलिस्ट का ज़्यादा ध्यान है। फंक्शनलिस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। देखिए कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि एक तरह से वो यौगिक जिससे हमारा सामाजिक तंत्र बना है।
तो हमारे जो फंक्शनलिस्ट हैं वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो यौगिक जो हमारे सामाजिक तंत्र को बनाते हैं उन यौगिकों के बीच में कैसे संबंध हैं, किस तरह से ये यौगिक काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा हो गया, इसके साथ ही स्वास्थ्य हो गया। तो हमारे सामाजिक तंत्र के जो अलग अलग यौगिक हैं, हमारा कल्चर हो गया, इनके बीच का क्या संबंध है, इसको समझाने की कोशिश, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश फंक्शनलिस्ट करते हैं। फंक्शनल अप्रोच इन ज्योग्राफिकल रिसर्च कैन बी सीन इन द राइटिंग ऑफ फ्रेंच स्कॉलर जीन ब्रून्स। तो जीन ब्रून्स और उसके समकालीन जो ज्योग्राफर थे, उनकी ज्योग्राफिकल रिसर्च में फंक्शनल अप्रोच को देखा जा सकता है। जो फ्रेंच स्कॉलर हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के, उन्होंने कहा कि कल्चर जो है वो संपूर्णता का ही एक हिस्सा है। यानी कि जो कल्चर है इसको आप संपूर्णता से अलग नहीं कर सकते। जो सामाजिक संपूर्णता है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की कि समाज को एक संपूर्णता में समझना चाहिए, तो इस संपूर्णता से आप कल्चर को अलग नहीं कर सकते। रीजन वाज कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल यूनिट। तो रीजन को क्या माना गया? फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई माना गया। और देखिए क्या कहा गया कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। कार्यात्मक इकाई क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग रीजन को पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक रीजन को कार्यात्मक इकाई मान लिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि एक नगर है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, तो ये कार्यात्मक इकाई हो गई जिसका मुख्य कार्य क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी तरह से हर प्रदेश को एक कार्यात्मक इकाई माना गया और कहा गया कि ये जीव की तरह है। जैसे जीव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एक जीव की विशेषता क्या है कि इसकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मिल करके काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जीव जो है बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं कर पाता है। मनुष्य का एग्जाम्पल दिया। उसी तरह से जो रीजन है वो भी बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी अलग अलग कह लीजिए कि इकाइयों से मिलकर बना है। ये सभी इकाइयां आपस में रिलेटेड होती हैं जिसकी वजह से एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है। और ये जो सिस्टम बनता है ये अपने पार्ट से कहीं ज़्यादा है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंगों से कहीं ज़्यादा है, उसी तरह से ये जो सिस्टम है ये भी अपने पार्ट से कहीं ज़्यादा है। एट प्रेजेंट फंक्शनलिज्म इज वेरी पॉपुलर इन ज्योग्राफी। अभी देखिए वर्तमान में ज्योग्राफी में काफी फेमस है फंक्शनलिज्म। जैसे कि बॉम्बे, टाटानगर और गुलमर्ग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ देयर फंक्शन। तो अब देखिए बॉम्बे है, टाटानगर है, गुलमर्ग है, हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनके कार्यों के आधार पे। जैसे कि बॉम्बे क्या है? एक मुख्य हमारे देश का बंदरगाह है। टाटानगर आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक मुख्य केंद्र है। गुलमर्ग एक टूरिज्म का सेंटर है। तो ये अलग अलग स्थान जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इसके आधार पर ही हम लोग इनको परिभाषित करते हैं। और वर्तमान में फंक्शनलिज्म काफ़ी फेमस है। मोर ओवर स्मॉलर टाउन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ देयर फंक्शन इन ए सेंट्रल प्लेस हायरार्की। यानी कि देखिए जो छोटे छोटे टाउन हैं इनको भी व्याख्या की जा सकती है कि ये हायरार्की में किस स्थान पे आते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नगर, फिर उससे छोटा नगर, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर में हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से अलग अलग जो छोटे नगर हैं उनकी भी व्याख्या इस आधार पे की जा सकती है कि पदानुक्रम में इनका स्थान कौन सा है। अब देखिए इसके साथ ही ईच टाउन हैज टू टाइप ऑफ फंक्शन। यानी कि जितने भी टाउन हैं उनके दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो वो फंक्शन जो सामने है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है आयरन स्टील की, ये सामने का फंक्शन है टाटानगर का। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ छिपे हुए फंक्शन भी हो रहे हैं जो आपको सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। देखिए कहीं पर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर नए नए आइडियाज़ आते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री की ग्रोथ की जाए, मैनेजमेंट को किस तरह से किया जाए। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो सोशल मीटिंग है, ये भी टाटानगर में हो रहे हैं, लेकिन ये आपको दिख नहीं रहे हैं। तो एक तो मैनिफेस्ट फंक्शन हो गए जो आपके सामने हैं, और दूसरे हो गए लेटेंट फंक्शन जो आपको दिख नहीं रहे हैं, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सोशल मीटिंग ऑफ पीपल वगैरह। इसलिए ए प्लेस में बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ इट्स मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। तो इसलिए एक स्थान की व्याख्या हम दो आधारों पे कर सकते हैं। एक तो इसके वो कार्य जो मैनिफेस्ट हैं और दूसरे वो जो लेटेंट हैं, जो अंतर्निहित हैं। तो देखिए हम लोगों ने कार्यात्मकतावाद के सभी मुख्य बिंदुओं को देख लिया। अब हम लोग थोड़ी सी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना की बात करते हैं। तो देखिए क्या है, जब हम लोग सामाजिक व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं, यानी जब हम लोग सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना की व्याख्या कर रहे हैं, उस समय इसकी व्याख्या के दो तरीके हो सकते हैं।
एक तो फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन और दूसरा हो सकता है स्पेशियल डायमेंशन को कंसीडर करना। स्पेशियल डायमेंशन आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो स्पेशियल डायमेंशन है इसकी तरफ फिर से अब ज़्यादा रुझान हो रहा है जोग्राफर्स का, यानी कि सोशल बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर की व्याख्या करते समय स्पेशियल डायमेंशन को फिर से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अच्छा देखिए, बेसिकली हमारा ये जो फंक्शनलिज्म है, जो कार्यात्मकवाद है, ये कर क्या रहा था? तो एक जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, एक जो पूंजीवादी जो पूरा का पूरा तंत्र है, वहां पर जो सामाजिक तंत्र है, पूंजीवादी मान लीजिए कोई देश है जैसे अमेरिका हो गया, या पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का पूंजीवादी तंत्र है, उसमें जो हमारा सामाजिक तंत्र है, इस सामाजिक तंत्र में कोई सामाजिक घटना किस तरह से योगदान देती है, यानी कि किसी सामाजिक घटना का क्या फंक्शन, क्या क्रिया है पूरे के पूरे सामाजिक तंत्र में, इस चीज की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था हमारा फंक्शनलिज्म। पीछे भी मैं आपको इसको डिटेल में बता चुका हूं कि एक जो सामाजिक घटना है, गरीबी हो गई या कोई भी, ये किसी सामाजिक तंत्र में किस तरह से योगदान दे रही है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, और ये हम लोग किस के रेफरेंस में अध्ययन कर रहे हैं? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के बारे में। एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम है उसमें कोई घटना किस तरह से वर्क कर रही है, इसकी व्याख्या की फंक्शनलिज्म के अंतर्गत। देखिए, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो कैसल्स ने क्या कहा कि जो हमारे सिटी हैं, हमारे जो टाउन है, ये सब एक किस तरह के स्थान है? एक ऐसे स्थान है जहां पर उपभोग की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर बनाया गया तो उसका उपभोग कहाँ होता है? शहरों में होता है, टाउन्स में होता है। तो ये क्या हो गए? सिटी टाउन क्या हो गए? कंजम्पशन प्रोसेस के एक स्थान हो गए। और इसकी वजह से क्या होता है? लेबर पावर का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, जब आप चीज़ों को उपभोग करेंगे तो नई चीज़ों की ज़रूरत होगी, जब नई चीज़ों की ज़रूरत होगी तो और ज़्यादा लेबर पावर की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से फंक्शन के संबंध में कैसल ने इसकी व्याख्या की कि सिटी और टाउन का फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो चलता रहता है, और इसकी वजह से जो पूरा का पूरा तंत्र है उसमें लेबर पावर जो है उसका रिप्रोडक्शन होता है, यानी लगातार लेबर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सच अ पर्सपेक्टिव वाज इन्फोर्स्ड बाय ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म। तो एक तरह की ये संरचनावादी मार्क्सिज्म थी जिसके द्वारा इस तरह का दृष्टिकोण सामने रखा गया था। द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन वाज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू एक्सप्लेन हाउ द पीपल एक्टेड इन पर्टिकुलर प्लेस। तो फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन की आलोचना इसलिए हो रही थी क्योंकि ये इस बात को नहीं समझा पाया कि किसी स्थान पर लोग कार्य कैसे करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके क्या आधार होते हैं, किस तरह से लोग कार्य करते हैं, इस चीज को फंक्शनलिज्म नहीं समझा पा रही थी। द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन ओनली डिपिक्टेड स्पेशियल वेरिएशन इन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो जो फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन है ये केवल अलग अलग स्थानों पर लोगों के जो व्यवहार प्रतिमानों के अंतर थे उसकी व्याख्या कर रहा था। यानी इस सिटी के लोग किस तरह से उपभोग करते हैं, इस सिटी के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, यहाँ पर किस तरह के ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर किस तरह के ऑक्यूपेशन है। जैसे कि आपने कह दिया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ पर टूरिज्म होता है। तो केवल इतनी ही व्याख्या आपका फंक्शनलिज्म कर पा रहा था, आपका कार्यात्मकवाद कर पा रहा था, लेकिन ये नहीं बता पाया कि अलग अलग स्थानों पर ये जो बिहेवियर का अंतर है, अलग अलग स्थानों पर जो व्यवहार में अंतर है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, जो एंथोनी गिडेंस हैं, इन्होंने अपना जो सामाजिक सिद्धांत को लेकर या सोशल थ्योरी को लेकर जो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, उन कार्यों में इन्होंने फंक्शनलिस्ट मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन की आलोचना की। यानी कि कार्यात्मक तरीके से, या फिर कह लीजिए कि किसी भी घटना की व्याख्या का जो कार्यात्मक तरीका था उसकी आलोचना की एंथनी ने अपनी सोशल थ्योरी पे अलग अलग कार्यों में। और इसके साथ ही देखिए, फंक्शनलिज्म की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि जो मनुष्य है उसको फंक्शनलिज्म ने पर्याप्त स्थान नहीं दिया। यानी कि किसी स्थान पर जो क्रियाएं हो रही हैं उसकी व्याख्या में जो ह्यूमन एजेंसी का रोल होता है, ह्यूमन एजेंसी किस तरह से अपने बिहेवियर के द्वारा किसी स्थान पर क्रियाओं को प्रभावित करती है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश फंक्शनलिज्म ने नहीं डाला, जिसकी वजह से इसकी आलोचना हुई। तो ये फ्रेंड्स आपका फंक्शनलिज्म का सिद्धांत हो गया।